हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस एनालिसिस में। तो बीपीएससी एईडीओ का जीएस पेपर जो है वो हो चुका है। अब ऐसे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि भाई साइंस के क्वेश्चंस कैसे आए हैं, पेपर का लेवल कैसा था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पेपर जो है अच्छे खासे लेवल का पूछा गया था कि भाई बीपीएससी का पेपर है, बीपीएससी करा रहा था कंडक्ट। तो पेपर में क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल के थे। पेपर भी अगर बात की जाए थोड़ा सा लेंदी था, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा लेंदी थे, तो बच्चों का टाइम थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे साइंस के क्वेश्चंस के एनालिसिस करा रही हूँ, और एग्जैक्टली अगर मैं पेपर में क्वेश्चंस की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 25 से 26 क्वेश्चंस जो हैं आपके साइंस वाले पोर्शन से पूछे गए हैं। और क्वेश्चंस की अगर बात करें, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन रहे, किस तरीके का एग्जाम में सवाल पूछा गया, अगले शिफ्ट में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम होगा, आप लोगों के लिए थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी कि भाई पेपर में किस तरह का सवाल पूछ रहा है। और जैसा हमने पहले भी कई बार आपको बताया क्लासेस में, हमारे टीचर्स ने आपको कई बार ये चीज़ अपडेट भी की होगी कि बीपीएससी में पेपर का जो पैटर्न होता है, या तो मैचिंग के फॉर्म में वो क्वेश्चन पूछते हैं या फिर वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं। तो हिस्ट्री वगैरह के पोर्शन में आपने देखा होगा, जीके हिस्ट्री में करंट अफेयर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही था, बट हिस्ट्री वाले जो पोर्शंस के क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कैसे पूछे गए थे, आपसे पूछे गए थे वो स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस सवाल को हमने कई बार एग्जाम मतलब क्लास में डिस्कस भी किया हुआ था। ये वाला जो सवाल है, जब भी आपके सामने मैचिंग वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा आप एलिमिनेशन मेथड का ही प्रयोग करिए, वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ऐसे में आपका टाइम भी कम लगेगा और प्लस आपका क्वेश्चन जो है सही से हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, मायोपिया निकट दृष्टि दोष अगर किसी को होगा तो उसको कौन सा लेंस लगाने की सलाह दी जाएगी, तो क्यू का आंसर सीधे तौर पर 4 हो जाएगा। अब क्यू का आंसर 4 यहाँ पर चेक करिए, तो क्यू का आंसर 4 ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में नहीं है, डी, सी और डी में दे रखा है। रेयर व्यू मिरर की अगर बात करेंगे तो रेयर व्यू मिरर के रूप में हम कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेकंड का आंसर होना चाहिए आर। अब सेकंड का आंसर अगर आप आर देखेंगे तो सी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप याद रखेंगे तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर देखिए भाई फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा एस, क्योंकि शेविंग मिरर के रूप में आप सभी जानते हैं कि हम कॉन्केव मिरर का ही प्रयोग करेंगे। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, कैमरा और प्रोजेक्टर लेंस में कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, तो सीधे तौर पर आंसर हो गया। ठीक है, आप कोई बच्चा ये बोले कि क्वेश्चन टफ था, ये क्वेश्चन ऐसा था जो हर बच्चा कर सकता है, ये क्वेश्चन ऐसा था जो हर बच्चा कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, फिलोम परिवहन में दाब प्रेशर, अगर यहाँ पर बात करें दाब प्रभाव परिकल्पना को निम्नलिखित में से कौन अच्छे से समझा सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। देखो, फिलोम और जाइलम की बात करें तो जाइलम की बात करेंगे भाई वाटर ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, फिलोम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्टेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न के जवाब की बात करूंगी तो स्रोत और जिंक के बीच क्या करेगा, ऑस्मोसिस, यानी यहाँ पर परासारणीय दाब का अंतर होगा। तो इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से शामिल होता है। तो आप सभी को पता है कि जब भी कभी फोटोसिंथेसिस होगी तो मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने कई बार क्लास में करवाया भी हुआ है कि फोटोसिंथेसिस जब भी होगा 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल। तो अधिकतर जो भी हमारे पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे, ये रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन का नाम पूछा हुआ है। रिएक्शंस में हम लोगों ने कई बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा होगा, मैंने बहुत बार कराया भी था। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं पूछी, कई बार रिएक्शंस के टाइप भी क्लास में कराए हुए थे, बट वो नहीं आए तो हो सकता है वो अगली शिफ्ट में आ जाए। वाटर और कार्बन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ये एक वाटर गैस रिएक्शन है। तो जल गैस अभिक्रिया है ये, इसका आंसर सी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर बेटा सी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसका सवाल बहुत ही आसान है। देखो, पेपर का नेचर ही ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ऐसा पूछेगा जो आपने पढ़ा हुआ होगा। अगर यहाँ पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो पहला युक्ति क्या दी हुई है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण की क्षितिज ऊर्जा चरम स्थिति पर अधिकतम होती है, यानी जब पार्टिकल एकदम ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी, मैक्सिमम होगी। ये बात आप सभी जानते हैं। मैक्सिमम होने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है, और ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी हाइट की वजह से। ये बात आप लोग जानते हैं और ये बात हमने क्लास में कई बार डिस्कस भी की है। तो पहला वाला तो कथन युक्ति तो सही हो गई। अब इसका कारण देखो क्या दिया गया है,
चरम स्थितियों पर कण का वेग अधिकतम होता है, ऐसा नहीं है। जब ऊपर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पर एक तरीके से मान के चलिए कि न्यूनतम ही होगी। तो ये आंसर यहाँ पे गलत है, अधिकतम नहीं होगा बल्कि न्यूनतम होगा। तो अगर मैं इस सवाल के जवाब की बात करूं तो पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला कथन असत्य दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इजी था, आप लोग कर सकते थे। इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट फिर भी क्योंकि साइंस से रिलेटेड जरा देख लेते हैं। 10 जनवरी 2025 को भारत डैश देश बना जिसने लो ऑर्बिट में उपग्रह डॉकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्ण कर ली। तो इसका आंसर सीधा सा है फोर्थ। कौन सा देश बन गया? चौथे नंबर पर अब इंडिया की रैंकिंग यहाँ पर आ चुकी है। अब इस प्रश्न के जवाब की बात करेंगे। ये प्रश्न टफ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया होगा तो बहुत अच्छा किया होगा, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो अगर मैं इस सवाल के जवाब की बात करूं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शुद्ध प्रतिरोध की बात की गई है, यानी प्योर रेजिस्टेंस की बात की गई, धारा और वोल्टेज समान फेज में होंगे। तो फर्स्ट का आंसर तो क्यू होना चाहिए, तो फर्स्ट का आंसर क्यू दिया हुआ है। इस सवाल के जवाब की अगर बात करें ना तो सी ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। शुद्ध धारिता की बात करेंगे, धारा वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगी। शुद्ध प्रेर तत्व की बात करेंगे तो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होगी। ठीक है, और आर एल सी श्रेणी परिपथ की बात करेंगे तो इसका आंसर आर ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बीपीएससी का जो पेपर हुआ है ना, यहाँ पर आपको ये भी सीखना है कि भाई आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है। जहां पर जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, स्किप कर दीजिए। ठीक है, स्किप कर दो। ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर बेटा सी ऑप्शन हो जाएगा। इस सवाल के जवाब की बात करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक में गाउस का नियम यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर, और ये कहा गया है कि मैग्नेटिक मोनोपोल जो है वो अस्तित्व में नहीं होते, जबकि जो वैद्युत एक ध्रुव एकांगी आवेश अस्तित्व में होते हैं। तो अगर मैं इस सवाल के जवाब की बात करूं तो इसका भी ए ऑप्शन होगा। दोनों कथन सही है, मतलब पहला वाला सत्य दिया गया है, दूसरा जो है यहाँ पर असत्य दिया गया है। तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, तो ए वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। ये क्वेश्चन भी आपने किया हुआ है, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी के बारे में बात कही गई है, और मैंने कई बार क्लास में भी बताया कि भाई प्रतिरोधकता जो होती है वो तापमान पर निर्भर करती है, और जो हमारा पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगी। जब भी बात कंडक्टर की आती है तो रेजिस्टिविटी जो होती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी कंडक्टर की श्रेणी में। कंडक्टर की अगर बात करें, जब भी हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, अर्धचालक की बात करेंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा रेजिस्टिविटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर के। अब जरा यहाँ पर क्या बात कही गई है कि अर्धचालक में रेजिस्टिविटी घटेगी और जबकि चालक का जो रोक तत्व है वो बढ़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान बढ़ने पर बात कही गई है कि भाई टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो क्या चीज होगा। तो अगर आप याद रखिए, टेम्परेचर अगर बढ़ता है कंडक्टर की श्रेणी में तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर के केस में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी घटेगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी विकल्प। इसका आंसर सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। देखो ये सवाल भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी ईजी है। इस क्वेश्चन को भी डेफिनेटली बच्चों ने कर लिया होगा। यहाँ पर दो अंतरिक्ष यात्रियों की बात कही गई है और चंद्रमा की बात यहाँ पर कही गई कि दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर हैं। एक चंद्र जो अंतरिक्ष यात्री है उसने लाइट भेजी, लाइट सिग्नल भेजा, तो दूसरा वाला जो व्यक्ति था उसको लाइट सिग्नल दिख गया और वो बोला भी, लेकिन दूसरे वाले व्यक्ति को उसकी आवाज नहीं सुनाई दी होगी। इसके पीछे का रीजन ये है कि चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है और साउंड को उत्पन्न होने के लिए हमेशा मीडियम चाहिए होता है, हमेशा माध्यम चाहिए होता है। तो यहाँ पर खास तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर याद रखना है, अंतरिक्ष यात्री ए से भेजा गया प्रकाश संकेत अंतरिक्ष यात्री बी तक पहुंचेगा परंतु ध्वनि नहीं पहुंचेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कारण यही है, लाइट जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, हर एक माध्यम में गुजर सकती है, लेकिन ध्वनि को गुजरने के लिए हमेशा माध्यम चाहिए होगा। ये इसका रीजन होगा। ए ऑप्शन बेटा यहाँ पे सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। सुपर ग्लू की बात करें तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे, ये एलिमिनेशन मेथड से आप लोग कर सकते थे। विनाइल क्लोराइड जो है आपको पीवीसी में मिलेगा, एसिडिक एसिड आपको सिरके में मिलेगा। ठीक है, सोडियम बेंजोइड की बात करें फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में इस्तेमाल होता है। तो तीनों विकल्प यहाँ से हट गए। अब जो बचा साइनो
एक्रिलेट, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपर ग्लू की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, जड़त्व की बात हो रही है, इनिशियल इनर्शिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प यहाँ पर, मतलब दोनों ही यहाँ पर जड़त्वीय फ्रेम को दर्शा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा अटेम्प्ट, वेल एंड गुड। अगर स्किप किया होगा तो भी वेल एंड गुड। ठीक है, आगे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी संरचना दी गई है। तो यहाँ पर ये आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर है किसका। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये यूरासिल का स्ट्रक्चर है, डीएनए के अंदर मौजूद होगा। मतलब यूरासिल की अगर बात करें तो आरएनए में, नॉट डीएनए में, आरएनए में ये मौजूद होता है, आरएनए में ये संरचना पाई जाती है, यूरासिल पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। अगला सवाल है, पौधों में जल का परिवहन मुख्य रूप से किस ऊतक के माध्यम से होगा। बहुत ही आसान, सबको पता है भाई, जाइलम के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जाइलम होगा। ये भी एक बिंगो क्वेश्चन है, इसे भी सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। पृथक्करण, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे, जेनेटिक का है क्वेश्चन। ग्रेगर मेंडल के द्वारा जो है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए हुए हैं, पृथक्करण के नियम की बात हो रही है, तो 3:1, 3:1 जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, एरिथ्रोमाइसिन के बारे में पूछा जा रहा है, गलत कथन कौन सा है। देखो आप सभी को पता है कि एरिथ्रोमाइसिन जो है वो एक एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। एरिथ्रोमाइसिन का नाम कई बार, जैसे हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स के बारे में जब भी पढ़ा होगा तो कई बार इसका नाम लिया था कि भाई पेनिसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक है। उसी श्रेणी में मैंने एरिथ्रोमाइसिन के बारे में भी बताया था, एक क्लोरोएम्पीफेनिकॉल थी। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन के बारे में गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। देखो, इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, सही बात है। यह एक माइक्रोसाइक्लिक यौगिक है, बिल्कुल सही बात है। अगर बात की जाए लीजियोनेलिसिस के लिए एक अच्छा असर करेगी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि इसको हम उत्पन्न नहीं कर सकते, किण्वन द्वारा इसको उत्पादित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। ऐसा नहीं है, इसे फर्मेंटेशन के माध्यम से ही हम इसको उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो विकल्प है यही गलत दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं है, साफ नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें अनुवांशिकी से रिलेटेड बात कही गई है कि ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि प्रत्येक गैमीट एक लक्षण के लिए 2 एली प्राप्त करता है, ये गलत है। प्रत्येक गैमीट जो है अगर लक्षण की बात करेंगे तो 1 एली प्राप्त करेगा, यही वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिख रहा है। इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में केवल विभिन्न गुणसूत्रों पर उपस्थित लक्षणों के लिए ही कार्य करेगा, सही बात है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, F2 जनरेशन में 3:1 आएगा, बिल्कुल सही बात है। यानी 3 बड़े थे, एक क्या था, एक बौना था, राइट। तो यहाँ पर अगर बात करें तो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सही है, यानी ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये भी सही क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था। ये वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे साइटोलिसिस की बात की जा रही है, तो साइटोलिसिस कहाँ पर होगा, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। ये ग्लाइकोलिसिस की बात हो रही है, तो ये बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो विटामिन B12 के संबंध में बात कही जा रही है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम मैंने बहुत बार कराया था क्लास में, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा। विटामिन B12 को कोबलीन के नाम से कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें कोबाल्ट परमाणु से बना होगा, ऑब्वियसली कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्रोलिन विरलेन होता है, तो ये भी सही है। तो यानी यहाँ पर ए और बी सी तीनों के तीनों विकल्प यहाँ पर सही दिए गए हैं, बी ऑप्शन बेटा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है कि भाई एवरेज वेलोसिटी कैसे ज्ञात की जाएगी। थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड मान के चलिए, तो इस सवाल के जवाब की बात करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का बिल्कुल सही दिया गया है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद अनुवांशिकी के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन, ये भी मुझे लगता है कि सवाल हर बच्चे ने अटेम्प्ट किया होगा। तो ग्रेगर मेंडल साहब को, नहीं, अनुवांशिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाएगा, ग्रेगर मेंडल साहब को जाना जाता है, आप सभी को पता है। वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ एवोल्यूशन, बहुत बार ये चीजें हम लोग कर चुके थे, तो ये सवाल भी हर बच्चे ने मुझे लगता है अटेम्प्ट कर लिया होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें इस सवाल की, कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कीटों में अपूर्ण कायांतर के चरणों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस प्रश्न के बारे में, तो मेटामॉर्फिज्म आपको किस में देखने को मिलेगा, भाई मेंढक के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेंढक के अंदर आपको जो है ये
तो देखो मेटामॉर्फिज्म के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके थे कि भाई मेटामॉर्फिज्म जो है फ्रॉग के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म जो है फ्रॉग में देखने को मिलेगा, मेंढक में। और ऐसे पानी में वो क्या करेगा, जिस पानी में आयोडीन की मात्रा ज्यादा होगी वहीं पर मेटामॉर्फिज्म होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अपूर्ण कायांतर, यानी ए मेटामॉर्फिज्म की बात की जा रही है। ए मेटामॉर्फिज्म आपको कॉकरोच इसका एग्जाम्पल होगा, उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो सिंपली क्या हो जाएगा, पहले अंडा होगा, फिर नीफा, फिर वयस्क। नीफ की अगर मैं बात करूं तो ये वो अवस्था होती है जहां पर अंडे से सीधा एक अडल्ट मतलब निकलेगा, लेकिन वो अडल्ट जो है उसके पंख पूरे तरीके से विकसित नहीं होते हैं। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी। तो इसका सही जवाब बेटा क्या होगा, सही जवाब यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। ऐसे ही हमने सिल्क वॉर्म के भी कई बार लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा हुआ है। तो सिल्क वॉर्म की अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अगर पेपर में ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आया। बेरियम मुख्यतः निम्नलिखित अयस्कों में से पाया जाता है। तो बेरियम की यहाँ पर बात करें, बेरियम की ओर का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो अगर ओर से एक सवाल आया है तो डेफिनेटली आप लोगों को ओर के बारे में याद करना होगा। बेरियम जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फ्री फॉर्म में ये नेचर में नहीं मिलेगा, या तो ये बेरियम सल्फेट या फिर बेरियम कार्बोनेट, इन्हीं के साथ अटैच होकर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेराइट और बिरिथराइट, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगले प्रश्न की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है और यह डैश युक्त होता है। ये सवाल भी बिंगो क्वेश्चन है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी जरूर अटेम्प्ट कर लिया होगा। कई बार बताया है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, ये एक आयरन रिच प्रोटीन है। तो याद रखना है इसमें क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो आंसर क्या है, बी ऑप्शन। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन रिच प्रोटीन है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। किस वैज्ञानिक ने स्वतंत्र रूप से कार्य किया और डार्विन के समान निष्कर्ष पर पहुंचे। अगर आपसे पूछा जैसे डार्विन की बात की जाए, फादर ऑफ एवोल्यूशन इनको कहा जाता है, विकासवाद का जनक इन्हें कहा जाएगा। इनके जैसा ही काम किसने किया, तो याद रखेंगे एल्फ्रेड रसेल वेल्स के द्वारा किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के हैं। अगर आप लोगों ने सही तरीके से, जैसे साइंस के क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, थोड़ा सा भी अगर आपने एप्लीकेशन पर ध्यान दिया होगा तो डेफिनेटली आप ये क्वेश्चन कर पाए होंगे। सभी क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जिनका आंसर बिल्कुल आपका सही होना ही चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, दो प्रोटॉन के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके बीच क्रियाशील, आपको ये बताना है बलों की मात्रा का सही क्रम बनाना है। तो ये भी क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय तरंग, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, तो आप सभी को पता है न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगी, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ी सी कम, और गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करूं तो ये वीकेस्ट फोर्स की श्रेणी में आ जाती है। तो ए विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा, यही क्रम जो है यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अगला सवाल देखो, ये सवाल ऐसा है जो क्लास में कई बार, बैच में बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ है, और देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भाई नीली क्रांति का संबंध किससे होगा। इसके अलावा व्हाइट क्रांति आपको पता है दूध से संबंधित है, हरित क्रांति खाद्य फसल से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो एक आंसर थर्ड होना चाहिए। एक आंसर थर्ड होगा। नीली क्रांति की बात करें, मत्स्य पालन भी, मतलब मछली फिशरी से रिलेटेड है, तो बी का आंसर 4 होना चाहिए। तो ए का आंसर 3, बी का आंसर 4, सी का आंसर 1 और डी का आंसर 2। तो याद रखेंगे डी विकल्प ही यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बाकी अब देखो आयोग की जो आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। बट अब आप यहाँ पर ये समझ के चलिएगा कि पेपर जो है मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रहा है। साइंस के क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं थे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पर अगर आपने सही से गैस किया होगा तो आप सही आंसर ज़रूर किए होंगे। तो स्टूडेंट्स अब मिलते हैं आपसे आगे के एनालिसिस में। आई होप कि यहाँ पे आज के एनालिसिस से आपको आइडिया हुआ होगा कि किस पोर्शन से कैसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी के साथ थैंक यू सो मच।